नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। तमाम खबरों पर नजर रहेगी, जिसमें बात करेंगे मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सत्ता संभाली थी और पिछले 9 साल से ज्यादा वक्त में सत्ता में हैं। इन 9 सालों में पीएम मोदी की लीडरशिप में केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का असर अब ग्लोबल लेवल पर भी दिखने लगा है। इधर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड के लोगो, वेबसाइट और इसके साथ ही ब्रोशर को भी लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही उनकी तरफ से जो ऐलान किया गया, उस ऐलान से किसान झूमने लगेंगे। ये है आज वंदे भारत की दूसरी खबर, जिसकी एक क्लिपिंग इस वक्त आपके सामने है। तीसरी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से एस जयशंकर ने कनाडा को सबक सिखा दिया। दुनिया को यह साफ संदेश दिया कि भारत के लिए सबसे पहले अपना देश है और देश की प्राथमिकता के आगे किसी के सामने भी भारत झुकने वाला नहीं है। आइए तफसील से नजर डालेंगे इन खबरों पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी लीडरशिप की बात करेंगे, जिसमें भारत तेजी के साथ आर्थिक विकास की तरफ अग्रसर है और इसका असर अब वैश्विक स्तर पर भी दिखने लगा है। यही वजह है कि आज दुनिया में मोदी नॉमिक्स का गुणगान किया जा रहा है। साल 2014 से 2023 के बीच भारत की जीडीपी में कुल 83% की बढ़त दर्ज की गई है। 9 साल की वृद्धि दर के मामले में भारत चीन से सिर्फ 1% नीचे है और ऐसे में आपको पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की ग्रोथ गाथा के बारे में बता देते हैं। देश की मैन्युफैक्चरिंग प्री कोविड लेवल से ज्यादा रही। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में भारत में 22% विदेशी भंडार का इजाफा हुआ। हवाई सफर 40% की दर से बढ़ा है और 25 से 30% की दर से वाहन भी बढ़ रहे हैं। देश में बेरोजगारी की दर लगातार घटती जा रही है और महंगाई के मोर्चे पर भी अब एक राहत महसूस होने लगी है। 2019 के बाद सबसे ज्यादा घरों की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है और उस डिमांड की सप्लाई प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद दुनिया होती जा रही है। पीएम मोदी के एक्शन को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और अब उनकी आर्थिक नीतियों को दुनिया वाह वाह कर रही है। दरअसल पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत तेजी के साथ आर्थिक विकास कर रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत अगले कुछ सालों तक दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश बना रहेगा और इसी वजह से आने वाले 5 साल में यानी कि 2028 तक दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत की भागीदारी बढ़कर 18% हो जाएगी। से पहले भारत 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2023 में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का असर दिख रहा है, किस तरीके से भारत तेजी के साथ आर्थिक परचम लहरा रहा है। आलम यह है कि जब दुनिया की कई शक्तिशाली देशों में मंदी की आहट दिख रही है, विकास की रफ्तार काफी धीमी है, तब पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों की वजह से दुनिया में भारत का दम दिख रहा है। दुनिया के तमाम देश भी मानने लगे हैं कि भारत विकासशील देशों से विकसित देशों के पायदान पर तेजी से चढ़ रहा है। भारत अगले कुछ सालों तक दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश बना रहेगा। भारत दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। अगले 5 सालों में भारत ग्लोबल ग्रोथ में अपना योगदान बढ़ाएगा। 2028 तक दुनिया की विकास दर में भारत की हिस्सेदारी 18% होगी, फिलहाल 16% से कम है। 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 262 लाख रुपए था। 2028 तक बढ़कर 500 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। भारत में इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% 3% रह सकता है। दुनिया में विकास दर सबसे ज्यादा रहेगी।
कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ ही साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये मोदी का वादा है। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9 साल पहले यानी मई 2014 में सत्ता संभाल चुके थे। तब उन्होंने देश के आर्थिक विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए रोड मैप तैयार किया था और आज उसका असर दिख रहा है। दुनिया में आज मोदीनॉमिक्स को सराहा जा रहा है। मोदी सरकार देश के चौतरफा विकास के लिए जुटे हुए हैं और इसकी एक बानगी देखिए, भारत में डिजिटल क्रांति। 2010 में चीन डिजिटल पेमेंट सिस्टम में दुनिया में पहले नंबर पर था, लेकिन अब भारत टॉप पर पहुंच गया है। 2022 में रिकॉर्ड संख्या में डिजिटल पेमेंट की गई। करीब 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन हुए। आलम यह है कि बाकी 4 देशों के डिजिटल पेमेंट को अगर जोड़ दें तो भारत के पास नहीं पहुंच पाते। जिस स्तर पर भारत की डिप्लोमेसी आज है, मैंने पहले कभी नहीं देखी। आज तो सारी दुनिया सुनती है जब भारत कुछ कहता है। कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 18% हिस्सा अपने हाथ में रखेगी। इस समय भारत 6.3% या 6.5% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। इसी साल फरवरी में आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा भारत आई थी। तब उन्होंने भारत को निवेश के लिए ब्राइट स्पॉट बताया। ऐसे में जानना जरूरी है कि आईएमएफ की एमडी ने आखिर भारत को ब्राइट स्पॉट क्यों बताया था। भारत ने डिजिटलाइजेशन को बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया। भारत की राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों के प्रति उत्तरदायी रही। महामारी से सबक सीखने और मजबूत नीतियों को लागू करने में संकोच नहीं किया। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा और ग्लोबल ग्रोथ का एकमात्र एपिसेंटर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। NACL यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड का एक कार्यक्रम आयोजन जिसका हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में NACL के लोगो, वेबसाइट और इसके साथ ही ब्रोशर को लॉन्च किया गया। इस मौके पर अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि NACL मेंबर्स किसानों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को MSP पर खरीदा जाएगा। इसके साथ ही निर्यात से होने वाले कुल फायदे में करीब 50% सीधे मेंबर किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि NACL को 7,000 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। हम चाहते हैं कि हर तहसील एक्सपोर्ट लिमिटेड के साथ जुड़ जाए और किसानों की आवाज बन जाए। मगर अब तक हमारे पास 7,000 करोड़ का ऑर्डर आ चुका है और 15,000 करोड़ का नेगोशिएशन चल रहा है। ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड भी एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सफल एडवेंचर साबित होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज किसान का चाहे गेहूं निर्यात हो या गन्ने में से बनी हुई चीनी निर्यात हो या मिल्क प्रोड्यूस निर्यात हो, किसान के हाथ में कुछ नहीं आता है। ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड जो एक्सपोर्ट करेगा, वो एक्सपोर्ट का मुनाफा जो है वो 50% कम से कम किसान के पास चला जाएगा, ये हमने सुनिश्चित किया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर कनाडा एक तरफ भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत पर ही वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। लेकिन यह नया भारत है। भारत ने साफ संदेश दे दिया कि भारत की प्राथमिकता अपने हित हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत के लिए अपने लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अमेरिका और ब्रिटेन भले ही कनाडा के सुर में सुर मिला रहे हों, लेकिन भारत ने साफ संकेत दे दिए कि हम ना झुकेंगे ना पीछे लौटेंगे।
रिश्तों पर भारत की क्लियर कट। यूएस प्रेसिडेंट को आईना, कनाडा को सिखाएं वियना। भारत का साफ संदेश, प्राथमिकता अपना देश। एस जयशंकर, भारतीय विदेश मंत्री, जब बोलते हैं तो दुनिया के डिप्लोमेट्स उनके तर्क को काट नहीं पाते। एक बार फिर से कनाडा की जमकर क्लास लगाई, पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि भारत किसी कीमत पर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। The relationship right now is going through a difficult phase, but I do want to say the problems we have are with a certain segment of Canadian politics. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि अगर कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो भारत जल्द ही वीजा सर्विस दोबारा शुरू कर देगा। If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. My hope would be that it's something which should happen very, very soon. Weeks ago, we stopped issuing visas in Canada because it was no longer safe for our diplomats to go to work to issue visas. So their safety and security was the primary reason we had to temporarily stop the issue of visas. एस जयशंकर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। देश कोई भी हो, भारत के हित के आगे किसी की भी नहीं सुनते। कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए तो भारत ने अपने स्टाइल में जवाब दिया। न केवल जवाब दिया बल्कि वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए बताया कि कनाडा के 41 राजनयिकों को क्यों वापस बुलाने को कहा गया। My expectation is that situation would improve in the sense that our people would have greater confidence in being able to do their basic duty as diplomats, because as you know, ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. कनाडा और भारत के बीच संबंध में कड़वाहट तब शुरू हुई जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए। ट्रूडो ने कनाडाई संसद में कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय राजनयिक का हाथ है। कनाडाई पीएम के आरोप के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत ने साफ साफ कहा कि कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी करके वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एस जयशंकर का साफ संदेश है, लेकिन इसके साथ साथ वियना कन्वेंशन आखिर है क्या, आपको ये भी समझना जरूरी है। वियना कन्वेंशन राजनयिक संबंधों पर 61 देशों की एक संधि है, यानी कि आजाद संप्रभु देशों के बीच राजनयिक रिश्तों की रूपरेखा बनाती है वियना कन्वेंशन। कन्वेंशन का लक्ष्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध यानी कि फ्रेंडली रिलेशन बेहतर हो, यह सुनिश्चित करना है। इस संधि के मुताबिक किसी भी देश के डिप्लोमेट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, किसी भी देश के डिप्लोमेट को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। वियना संधि के तहत कुल 54 आर्टिकल्स हैं और फरवरी 2017 तक 191 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। राजनयिकों की फोन टैपिंग नहीं की जा सकती है। फोन टैपिंग करना वियना कन्वेंशन के खिलाफ है। ये है वियना कन्वेंशन। लेकिन एस जयशंकर ने यह साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि वहां कनाडा में न हमारे अपने लोग सुरक्षित हैं, न ही हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे राजनयिक वहां पर सुरक्षित हैं।